तो हमने लास्ट क्लास में है ना अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जनरली। चेबीशेव इनइक्वालिटी हो गया, मार्कोव इनइक्वालिटी, या और कौन था, जेनसेंस इनइक्वालिटी। इन तीनों पे सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। सो अभी इस वाले पार्ट का मैं थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आज। तो आज हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही करेंगे। तो इस पे जो भी क्वेश्चंस है गेट में, उसको हम लोग थोड़े ट्राई करते हैं जो हमने इसमें पढ़ा है। बाकी हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन अभी जनरल देखते हैं जो इसमें बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको ट्राई करके देखते हैं। जनरली एमजीएफ वाले होंगे या क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करा ही रखे हैं, ऐसा कुछ खास है ना। पीडीएफ हमने बीच में जब क्लासेस है ना शुरू किया था, हमने ये सब इसमें खूब पीएमएफ वाले पीडीएफ वाले सॉल्व किए ही थे। तो बचते हैं थोड़े एमजीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हाँ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन वाले बचते हैं। चेबीशेव एंड मार्कोव एंड जेनसेंस इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर भी। तो अगले क्लास में नेक्स्ट जैसा ना जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लेता हूँ तो आज ही करा दूँ। असाइनमेंट तो बहुत है ना, असाइनमेंट तुमने भेजा था ना इतने सारे असाइनमेंट, उसको सॉल्व करो वन बाय वन, देखो सॉल्व करके। क्या बोलना चाह रहा है ये? थीटा विद अ रैंडम वेरिएबल हैविंग यूनिफॉर्म 0 to 2 पाई डिस्ट्रीब्यूशन, x is cos थीटा, y is sin थीटा, रो विद द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। ये भी पढ़ा लें तो रैंडम कोरिलेशन। तो आइए इसको ट्राई कर सकते हैं, ये सिंगल है ना। x भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x बिलोंग्स टू दिस इज 1 एंड दिस देन 12 टाइम प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 इज व्हाट। चलिए इसको ट्राई करके बताओ क्विकली। सो आप लोग सॉल्व करो या फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग का पर्पस है आप सॉल्व कर पाओ। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो एग्जाम में सॉल्व होंगे, नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। तो सीखना है समहाउ, अगर नहीं सॉल्व कर पाओ तो मतलब सीखने की जरूरत है भी और। तो ट्राई कीजिए इसको, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक्स कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 है, और ये आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन। तो बताना एक्स बराबर 3 क्या होगा। हालांकि बेसिक ये पीएमएफ का क्वेश्चन है ना। पीएमएफ पे डेफिनेशन जो है उसके बेस पे क्वेश्चन है। जबकि आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर बताओ फिर मैं आगे सॉल्व। अच्छा आंसर 3 आएगा। ओके, तो एक का 2 आया, एक का 3 आया, ठीक है। और कोई लोग बाकी कोई?
ओके, तो फाइनल है 2, तो आगे बढ़ते हैं। मैं सॉल्व करूं कि आगे बढ़ूं भाई? बाकी लोग बताओ। सबका हो गया कि आसान क्वेश्चन है, बेसिक पीएमएफ के कॉन्सेप्ट पे है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे। सो आई थिंक हो ही गया होगा, ठीक है चलो। तो अगर किसी का नहीं हुआ, इफ यू वांट मी टू सॉल्व बताओ, अदरवाइज ठीक है। अच्छा, ये रहा अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़े नहीं है ना। ये आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से वो अप्रोच यूज करना पड़ेगा, लिंक करके देखो। कई सारे तरीके होते हैं, मैं हिंट दे देता हूँ इसका ऐसे तो, कि हमने हालांकि ना बिना हिंट के भी हो जाएगा, लेकिन मैं एक हिंट दे देता हूँ, अगर तुम चाहो तो यूज कर लो। तो ये हिंट था, हमने क्लास में भी लिखे थे कि x is binomial n comma p if and only if mgf of x will be q plus p e की पावर t इसकी पावर n, है ना। सो वेयर जो q यूज कर रहे हैं वो 1 माइनस p है एक्चुअली। तो ये वाला आप एक हिंट है, इसको यूज कर सकते हो, और बिना इस हिंट के भी सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा, सॉल्व कर दो क्या? सॉल्व कर दीजिए ये वाला लास्ट वाला। नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, लास्ट वाले की बात कर रहा है। जब तक इसको लिख लो, इसको बताओ क्या है पूछा रहा है। एमजीएफ दिया है, मीन और वेरिएंस के डिफरेंस आपको फाइंड करने हैं। तो जब तक मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, तो इसमें कुछ खास नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कितना आ रहा है? अच्छा, इसका 9 आ रहा है ये। ओके ठीक है, बाकी लोग चेक कीजिए क्या आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें तो जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन सब के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। एक तो ये है, हाँ, ये एक बार लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, देन यू टेल। क्वेश्चन लिख लो एक बारी, एंड देन यू कैन। 9 1, ठीक है, D1। क्वेश्चन लिख लो, जस्ट यू राइट द क्वेश्चन, तब तक मैं वो सॉल्व कर देता हूँ, है ना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आप खुद से बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पा रहे हो तो एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे। तो यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी कि कोई क्वेश्चन मिले तो आप स्टार्ट करो सॉल्व करना, ट्राई करो, आंसर निकालो, है ना जी। अच्छा, 3 भी आ गया, ओके। तो ओके ठीक है, 9 1 3। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ जिन्होंने बोला उसके लिए। सो यू नो व्हाट ये बोल रहा है, -3 और -5 पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो लेट्स से मैं इसको अभी के लिए मान लो P1 बोल देता हूँ, और ये बोल रहा है कि 3 और 5 पे इक्वल है, तो लेट्स से इसको P2 बोल देता हूँ मैं, है ना। और इन्होंने कहा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 पे इक्वल है, तो ये पॉजिटिव वाला कुछ और नहीं, 3 5 वाला है, तो 2P1 इज इक्वल टू x बराबर 0, और नेगेटिव वाला है 2P2। और ये ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है P1 P2 इक्वल है, देखो P1 P2 इक्वल हो गया। सो यहाँ से पता चल गया, है ना। सो एक तो ये भी पता चल गया ना यहाँ से, कि यहाँ से ये समझ आ गया कि P1 इज इक्वल टू P2 है। कलर दिख रहा है सब लोगों को? सो अब इन तीनों का सम कितना होगा, अगर मैं सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -3 -5 प्लस x बराबर 0 प्लस x 3 5, तो ये PMF है 1। अच्छा, दे ही रखा उन्होंने ऑलरेडी, सम 1 है, तो ये एक्चुअली इक्वल ही है। तो P प्लस x बराबर 0 प्लस P इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो ठीक है। अब बाकी और भी कंडीशंस थे हमारे पास।
एक्स बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। अच्छा हमें 3 पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले उसके लिए आपको 0 पे लिख दो, p रख दो ना। यहाँ से अगर देखोगे आप p1 p2 इक्वल है, और यहाँ से अगर निकालोगे इसी क्वेश्चन से x बराबर 0 निकालोगे, सो लेट से p1 p2 को p लिख दिया मैंने, p1 p2 बोथ आर p, एंड देन ये आ जाएगा p/2। चेक कर लो यहाँ से 2, ये दोनों इक्वल है, p1 इज इक्वल टू p2, उसको मैंने p बोल दिया, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो दिस, तो x बराबर 0 कितना आ जाएगा, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 2p है ना, 2p है, तो इसको रख दो 2 टाइम्स p, अब तो आसान से आ गया। तो यहाँ से आंसर, वैसे थोड़े से इक्वेशन है और कुछ नहीं है। सो कहने का मतलब ये हो गया, दिस इज 2 टाइम p, क्योंकि -3 पे p, 5 पे p, -5 पे p, प्लस 2p प्लस 2p बराबर 1, कितना आ गया ये 6p इज इक्वल टू 1। चेक कर लेना भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया है। सो p इज 1/6। अब ठीक है जी, देख लो, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे इक्वल है, तो मैंने बोला ये p है, बाद में ये p में रिड्यूस हो गया क्योंकि इक्वल ही है, बता रहा है दोनों इक्वल है। तो डन। तो x बराबर 3 पे क्या प्रोबेबिलिटी लिया हमने, p, सो x बराबर 3, 12 टाइम x बराबर 3, 12 टाइम p कितना आ जाएगा 2, तो दोनों का आंसर कितना 2 ही आया था ना, ठीक है। तो जिस मतलब सिंपली थोड़े से इक्वेशन में घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है ना। तो टोटल सम 1 है, 3 5 इक्वल है, तो p1 p2 था, बाद में इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ दिस, एंड देन 0 पे वही है जो ये था 2p 0 पे है ना, ये बराबर 2 टाइम्स p, देन दैट्स ऑल, ओके। So this 12 time p, so 12 time probability x बराबर 3, so x बराबर 3 is nothing but p only, that's all, okay जी, done। जिनका डाउट देखो नेक्स्ट, सो नाउ ओके ठीक है। सो देखिए अब क्या करना है आपको, सो या तो है ना एमजीएफ डायरेक्टली यूज करें इस थ्योरम से, नहीं तो दूसरा ऑप्शन था कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लूँ, है ना। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो उससे हमें डायरेक्टली पीएमएफ मिल जाएगा, तब भी इससे भी आ जाएगा, सो कुछ खास तो है नहीं। तो x यहाँ से आ जाएगा, अगर इस थ्योरम को यूज कर लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4 q प्लस पी ई की पावर t, तो p है 3/4, है ना। इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे आप तो ये आ गया। अब यहाँ से मीन बाइनोमियल का होता है np, तो ये 3/2, वेरिएंस बाइनोमियल का होता है npq, सो 2 इंटू 3/4 इंटू 1/4, ठीक है। सो 3/8 आ गया। अब इसमें बोला है कि अल्फा जो है डिफरेंस है, सो 3/2 माइनस 3/8, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब इसको 8 बना दो, तो ये 9/8 आ गया। एंड तो अब पूछा क्या यहाँ से 8 टाइम अल्फा, 8 अल्फा इज 9, ठीक है ना। अगर ये यूज नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, तब पीएमएफ लिखना पड़ेगा, तो फिर उस केस में उस फॉर्म, जैसे उस केस में आप, हाँ मतलब ऐसे भी आ जाएगा। अगर एक बार डिफरेंशिएट करके टी को 0 पुट करेंगे तो ई एक्स आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करके टी को 0 पुट करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ई एक्स स्क्वायर से आपका वेरिएंस आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा, अगर ये थ्योरम याद नहीं है तब भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कि अगर इसी अप्रोच होगा ना पीएमएफ निकाल सकते हैं, पीएमएफ निकालने की जरूरत नहीं है, तो डिफरेंशिएट करके भी आप कर सकते हो, इफ यू डोंट नो दिस थ्योरम जस्ट डिफरेंशिएट पुट इट t is equal to 0, so ex डबल डिफरेंशिएट करोगे ex स्क्वायर एंड सो ऑन। बट ये कि करेक्ट आंसर निकाल पाना इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें लगता है हो जाएगा एंड में जाता है गलत हो जाता है, तो एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, फिर आंसर मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये है कि करेक्ट आंसर निकाल पाए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यही क्वेश्चन है 12, ये ऊपर 44 ही देख लो, ये भी तुम्हें उसी का है। 12 if 12 fair dice are independently rolled then probability of obtaining at least 2 6s is equal to, इसका आंसर निकाल पाओगे, बताइए सॉल्व करके। सॉल्व करो प्रॉब्लम, क्लास का एक्चुअली पर्पस ये है कि आप खुद को टेस्ट कर सको कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस है ना। देन मैं अवेलेबल हूँ क्लास में, तो एट द सेम टाइम आपके डाउट भी दूर हो जाएंगे।
ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, बिलीव मी, ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चंस हैं। अगर आप जाके खोल के देखेंगे एक्सरसाइज 13.6 क्लास 12th एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। और अब चाहो तो मैं अभी भी खोल के दिखा सकता हूँ। सो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है एक्चुअली। हिंट देता हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्लास 12th में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मैं मान रहा हूँ कि लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। ये है कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन ए 0.73 है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, हिंट भी मैंने दे दिया, आप बाइनोमियल लगाइए। यस, ठीक है। हाँ यस यस। x इज नंबर ऑफ टाइम्स 6 ऑकर। मैं अगर ये ले लूं, सो x, हमने टोटल कितना, टोटल 12 ट्रायल्स है, 12 ट्रायल्स आर देयर एंड x is the number of success occurs, so success is getting 6, so success is getting 6, so this is binomial 12 comma 1 by 6। डाइस पे एक बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 by 6। and now they are asking what is the probability that, so what is the probability of getting at least 2 6s, so कम से कम दो, तो 1 माइनस x लेस देन 2, और लेस देन 2 का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, है ना। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट 1, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, सो एट 0 का मतलब क्या, 12c0, 1 by 6 की पावर 0, 5 by 6 की पावर 12, दिस एंड 1 का मतलब 12c1 जो कि 12 हो जाएगा, 1 by 6, 5 by 6 की पावर 11। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, स्क्रीन पे रहता है, आपको वो यूज करना है। सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, ये आपके पास 5 की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 12, या 5 by 6 की पावर 12, यहाँ आ जाएगा 12 टाइम 12 by 6, तो 2 टाइम 5 की पावर 11, 6 की पावर 11, ऐसा कर सकते हैं, या ना वैसे भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें। तो ये कैलकुलेटर यूज करके अप्रोक्सीमेट कर लो, आप देखो सबका ये आंसर आ रहा है 0.73, कैलकुलेटर से अप्रोक्सीमेट कर लो। मतलब आसान है, कर लोगे इस तरह क्वेश्चंस ना, क्योंकि लोअर क्लास का इसमें मैं यूज कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स represents binomial in comma p where p is the probability of success in one trial। सो आगे अगर देखें हमने जो अभी तक कवर किया उसमें, ये हमने अभी क्या पूछ रहा है, ये एक्स वाई कॉन्ट ऐसे ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट हमने अभी पढ़े नहीं है, ये हमने अभी सॉल्व किए थे। So, ये भी कहीं ना कहीं ज्वाइंट है। अच्छा, हमने ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ ना, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चंस, चलो एक क्वेश्चन अभी लास्ट क्लास में जो कर रहे थे उसी पे एक क्वेश्चन याद है, मैं लिखता हूँ। सो लेट
आपसे पूछेगा व्हाट इज द CDF ऑफ y, ये निकाल के बताइए, एंड व्हाट इज द CDF ऑफ z। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ, चलो पहला पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, CDF ऑफ y बताओ। एग्जाम में क्या पूछा गया है, एग्जाम में पूछते हैं मीन ऑफ y बताओ, मीन ऑफ z बताओ। ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं वेरिएंस ऑफ y बताओ, है ना, एंड वेरिएंस ऑफ z बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं जाते हैं एग्जाम में वो स्ट्रगल करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले सॉल्व ही नहीं किया, तो उनके लिए सब नया नया होता है। दे टेक लॉट ऑफ टाइम, उनका एग्जाम फिनिश नहीं होता, फिर कंप्लीट ही नहीं कर पाते। उनको आता रहता है बट वो कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो 60-65 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन में उनका 3 घंटा निकल जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके गए ही नहीं, तो ये दिक्कत होगा। सेवन पॉइंट फाइव, ओके। ओके, बाकी लोग चेक करो, ये सब आंसर नहीं है, ये अभी इनके वो है, बाकी लोग वेरीफाई करो सही है गलत है, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है, तो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सही है गलत है।
तो वाई जेड का वेरिएंस सेम है। मतलब वाई का भी वेरिएंस वही है, जेड का भी वेरिएंस वही है। क्या रहा बताइए। कितना 6.25? हाँ कोई बात नहीं, आपके जो भी देखो, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ट्राई नहीं करने में दिक्कत है, क्योंकि जो यहाँ ट्राई नहीं करेंगे वो एग्जाम में ट्राई करेंगे, और एग्जाम में ट्राई करोगे तो बहुत टाइम जाएगा तब भी नहीं होगा। तो यू हैव टू लर्न बिफोर एग्जाम कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कीजिए, आंसर बताइए, जो भी आ रहा है इट्स ओके, सीखना ही तो है। एटलीस्ट उसके बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा क्या सही आंसर है क्या है ना। जो लोग ट्राई नहीं कर रहे उनका कुछ नहीं हो सकता, वो सीधे एग्जाम में ट्राई करेंगे, फिर एग्जाम में सब गलत करके आएंगे। तो अभी गलती करोगे तो एग्जाम में कम गलतियां होंगी। हिंट क्या है, सीडीएफ में क्या ही हिंट देंगे, सीडीएफ निकालना होता है, इसमें हिंट क्या दूंगा। सीडीएफ निकालो। ओके, सीडीएफ ऑफ वाई, जेड इज, नो, 5 plus suppose I tried z, you want to say z because you have to write in the same variable. So there will be intervals, na? We have to decide the intervals, like less than 5, more than 5, like this, less than 0, more than 10, like that, less than 10. Okay. अरे हिंट डेफिनेशन है, मैं क्या इसमें हिंट दूंगा, डेफिनेशन लगाओ ना, सीडीएफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वाई। लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम भी हमने ये क्वेश्चन किए थे, ये पीवाईक्यू में भी है, तुम जैम में देखो जाके, हमारे टेस्ट में भी खूब मिलेगा तुम्हें आगे। अच्छा, वेरिएंस वाईजेड क्या आएगा, बाकी बताओ, बाकी पार्ट, एक तो 6 पार्ट है ना। चलो मैं कुछ और ऑप्शंस बनाता हूँ, जैसे तुमसे पूछूं यहाँ से, मैं ऑप्शन बना सकता हूँ। सो वाई क्या है यहाँ पे, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, वाई क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, वाई एंड जेड। नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। सो नहीं नहीं, डिस्क्रीट भी नहीं होगा। तो ठीक है ना, सो वाई एंड जेड आर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मिक्स कैसे होता है, ना तो पूरी तरह कॉन्टिन्यूअस है ना पूरी तरह मिक्स डिस्क्रीट है। तो जो डिस्क्रीट भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं, मिक्स्ड है, तो वाई एंड जेड आर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। अच्छा, तो हमने आपको वैसे कैसे समझाए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, कि कॉन्टिन्यूअस है तो डिस्क्रीट होगा तो क्या होगा, मतलब जी वाई, जी एक्स वाई बराबर जी एक्स डिस्क्रीट हो सकता है तो कैसे करेंगे, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा तो कैसे करेंगे। और ये तीसरा वाला केस निकल के आ गया, मतलब
हमने रिसेंटली भी ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक कवर किया ना, तो हमने ये कहा था कि x अगर डिस्क्रीट है, सो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हम लोग ये कर रहे थे ना कि x अगर डिस्क्रीट है सो y बराबर gx भी डिस्क्रीट होगा, ठीक। और अगर x कॉन्टिन्यूअस है देन y बराबर gx में बी डिस्क्रीट, दिस में बी कॉन्टिन्यूअस और दिस में बी मिक्स्ड। तो इसके एग्जांपल्स हमने क्लास में कराए थे। तीसरे वाले का एग्जांपल अभी अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है। सो अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो y इज इक्वल टू gx में बी डिस्क्रीट में बी कॉन्टिन्यूअस। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख दिया था तो डिस्क्रीट हो गया था, एक्स स्क्वायर लिख दिया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ मैंने मैक्स मीन लगा दिया तो मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड कैसे होता है तो पहचानना आना चाहिए। मिक्स्ड देखो सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस के पास सिर्फ पीडीएफ होता है, मिक्स डिस्क्रीट में सिर्फ पीएमएफ होगा, मिक्स्ड वाले में पीएमएफ पीडीएफ दोनों पार्ट होगा, मतलब पॉइंट पे भी मास होगा और उसके पास एक डेंसिटी फंक्शन भी होगा बाकी पार्ट के लिए। या सीडीएफ के थ्रू समझ सकते हो ना, डिस्क्रीट का सीडीएफ क्या होता है, स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। मिक्स का क्या होता है कि इसमें कॉन्टिन्यूअस सीडीएफ विल नॉट बी अ स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन एंड इट विल बी discontinuous at least one point, है ना। तो ये होता है कि x is a continuous random variable if and only if the CDF of x is a continuous function, ये चीज है। तो सो ट्रांसफॉर्मेशन में gx कुछ भी हो सकता है, तो ये एग्जांपल आपके मिक्स्ड होने का है। इसलिए मैंने सीडीएफ पूछा है, मैंने पीडीएफ पीएमएफ क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि पीडीएफ पीएमएफ है ही नहीं, इसमें पार्शियल पीडीएफ पार्शियल पीएमएफ दोनों पार्ट आएगा, इसलिए हमने सीडीएफ पूछा आपसे। क्या आ रहा है बताओ। ओके इसका दोनों का सेम ही आएगा। ओके तो है ना, कॉम्परेटिवली ये दोनों निकालना आसान है, क्योंकि ये जो अगला चार पार्ट है इसको पहले दोनों पार्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, सो वी नो दैट अगर मुझे जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ gx चाहिए, और चूंकि x कॉन्टिन्यूअस है सो दिस इज इजी gx इनटू पीडीएफ ऑफ x dx, सिंपल है। अगर मुझे ई स्क्वायर चाहिए सो ई ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है मीन वेरिएंस के लिए डायरेक्टली, और अगर ये दोनों आ जाएगा तो वेरिएंस ऑफ y वी नो दैट e ऑफ y स्क्वायर माइनस ई वाई होल स्क्वायर, ठीक। सो e ऑफ y स्क्वायर माइनस ई वाई होल स्क्वायर। तो मीन वेरिएंस के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सीडीएफ निकालूं, सो ये पार्ट कैलकुलेट करना आसान है। हाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उससे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से होंगे बट यू हैव टू डिसाइड कौन सा इजियर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जरूरत नहीं है उस फॉर्मूले की। यू नो व्हाट, y बराबर है मैक्सिमम x y, इसका मतलब x 5, तो या तो x होगा या 5 होगा, तो y की वैल्यू x कब होगी और 5 कब होगी, सो मैक्सिमम x कब होगी और y की वैल्यू x होगी या 5 होगी ना, तो y 5 कब होगी, जब मैक्सिमम 5 है, इसका मतलब x लेस देन 5 है और यहाँ x मोर देन 5 है, ये चीज है। मोर देन कोई भी इक्वलिटी लगा लो, ये वाली चीज है। सपोर्ट चूंकि 0 से 10 में है तो 0 से 5 में ये है और 5 से 10 में ये है, लगा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आप
इक्वलिटी लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 ही तो देगा आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये y है। सो तो ये थ्योरम एज अ थ्योरम समझ सकते हो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया होगा क्लास में। सो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में मीन वेरिएंस निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, ये थ्योरम है ऐसे समझ लो। तो अगर y इज इक्वल टू जी एक्स है एंड मुझे अगर फाइंड करना है मीन y एंड z, तो देन और x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, x is continuous random variable, CTS मतलब continuous, so x is a continuous random variable and y is equal to gx, then ये quantity ऐसे निकल आएगा। ठीक है, इसको यूज करो, मीन वेरिएंस पहले सब लोग कंफर्म कर दो तो आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ बस बचता है इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो शुरू में बेसिक मैं इसलिए इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था ताकि आपको समझ आए कि हाउ टू इंटीग्रेट फंक्शंस। सो यहाँ बस इंटीग्रेट करना है आपको। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, आसान है ये। सो है ना, देखो तो पहले मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ x, 5, ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ x, 5 इंटू पीडीएफ डी एक्स 0 to 10, यही होगा। एक्सप्रेशन ऑफ y निकाल रहा हूँ, तो ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो फंक्शन ऑफ x है तो जस्ट दिस इंटू पीडीएफ, ये हो गया। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो इक्वल टू 1/10 बाहर कर दो, मैक्सिमम ऑफ x, 5 dx 0 to 10। अब एक काम करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, है ना, जैसे मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मैक्स हो, मीन हो, तो पहले इंटीग्रेशन से पहले इसको हटाना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है ये। सो आपको पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे मैक्स को हटाना पड़ेगा इसमें से। तो हटाने के लिए मैं 0 से 5 और 5 to 10 कर दूंगा। ठीक, अब आपको ये देखना है कि जब x 0 से 5 के बीच है तो x और 5 में कौन सा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो लार्जर, विच वन विल बी लार्जर। सो x तो 0 से 5 में है तो x की वैल्यू 5 तक ही मैक्सिमम जाएगी, और यहाँ 5 है तो लार्जर कौन है, x अगर 4 हो गया तो 5, तो ये हो जाएगा 5 dx। और x अगर 5 और 10 के बीच है तो 5 ज़्यादा 6 भी हो सकती है, 7 भी, 8 9 10। सो अरे भाई पता नहीं तुम डिस्क्रीट क्यों सोचते रहते हो, समझ नहीं आता। ठीक है ना, तो ये x हो जाएगा, इंटीग्रेशन है ना ये। सो मैं एग्जांपल के लिए 5 6 7 बोल रहा हूँ, या 5.2 भी हो सकता है, 5.9 भी हो सकता है, 4 पॉइंट मतलब 5.8 भी हो सकता है, क्योंकि x तो कॉन्टिन्यूअस है ना। यस, अगर 5x, 6 होता तो 6 पे ब्रेक करते हैं हम। यस, सो बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, ये जो मैक्स का डेफिनेशन था अभी लिखा था ना मैंने कि 5 से छोटी है तो, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सो 1/10, ये तो 5 बाहर आ गया, तो 5 का बाहर एक 1 का इंटीग्रेशन x x 5, तो ये हो गया 25, चेक कर लो, प्लस ठीक है ना, 5x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ x का इंटीग्रेशन x² 2, तो 100 माइनस 25/2 आ जाएगा ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली आया कितना। सो फाइनली यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो अब आपको मिल गया, ले लो एलसीएम इसका 2, सो 50 प्लस 100 माइनस 25 कितना हो गया, 125 अपॉन 20, सो 20 छक 120। तो ठीक है, तो ये ओके है। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर करेंगे क्या ही चेंज आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मैं निकाल रहा था, सो दैट आई वाज कैलकुलेटिंग, यहाँ मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो जहां जहां बस y स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या ही चेंज आएगा, इंटीग्रेशन मैक्स ऑफ x, y का होल स्क्वायर इनटू 1/10 dx 0 to 10, है ना। ये सब इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स तो पहले लाइन में ही है, उसके बाद पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है अब। सो
पास आ गया, फिर से इसको ब्रेक कर लो, 0 से 5 तो वही 1/10 बाहर कर लेते हैं, यही चलेगा ना, यही चलेगा, स्क्वायर रहेगा। अब स्क्वायर रहेगा यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, सीधा मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, तो 0 से 5, 5 का स्क्वायर dx, 5 से 10 x का स्क्वायर dx, ये हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/10 तो ये 25 बाहर आ गया, 5 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 का मतलब 100 का क्यूब 1000, 25 का 125, ये हो गया। नाउ यू सिंप्लीफाई इट, सो अभी ई एक्स ई वाई स्क्वायर निकाल रहा हूँ, फिर वेरिएंस आ जाएगा मीन। हाँ हाँ कोई नहीं, वाई मिनिमम था, जेड का निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो देखना है क्या मैं कर रहा था, तो है ना, तो जेड का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर जेड मैक्सिमम था ना, मैंने मैक्सिमम किया, तो जेड का निकल रहा है ई जेड, है ना, यहाँ से ई जेड और ये ई जेड स्क्वायर, जो भी है मैक्स वाला उसी वही था, तो वही वगैरह मुझे भी याद नहीं रहता ना, मैं बोल रहा हूँ क्या है, वही तो मैक्सिमम था, कोई बात नहीं। सो क्योंकि मैं भी कई बार ना, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये आ गया। सो ओके, चलिए, तो अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, कैलकुलेटर देखो, 125 3 जा 375, सो ये आ जाएगा 30,000 प्लस 375, 1375 माइनस 125, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0521/30, ये काट दो, 125/3 आ गया, चेक करना कैलकुलेशन, तो ठीक है जी, तो ये आ गया। अब वेरिएंस चाहिए, तो मीन आ चुका है, सो वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए आपको, सो 125/3 माइनस, सो 125/3 माइनस इसका स्क्वायर कर लो, है ना, 626.25 का स्क्वायर, बताओ भाई कैलकुलेटर से कितना आया, और 125/3 कैलकुलेटर इसमें अप्रॉक्स कितना आता है, 3 चौक तो क्या, 3 चौके 12, 41.67 अप्रॉक्स, है ना, हाँ ये कितना आया फाइनल, बाकी लोग चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आपको, तो मैंने मैक्स के लिए जो कैलकुलेशन किया है, आप सिमिलर कैलकुलेशन मिन के लिए कर सकते हैं, मिनिमम के लिए मैंने मैक्सिमम के लिए किया है, सो आप सेम चीज मिनिमम के लिए करेंगे। मिनिमम में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे होंगे आप। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, कौन से फॉर्मूला से आएगा, उससे भी चलो देखो, तब भी वही टाइम लगेगा, फॉर्मूले से भी वही आएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला जो है कि मैक्स ऑफ x कॉमा 5 का जो फॉर्मूला है, एक तो अपॉन 2, 1/2 क्या होता है, x प्लस 5, आगे क्या होता है प्लस, है ना, ये है, ये चीज है। अब इसका क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन निकालो, आएगा वही, अलग कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से 1/2 ई एक्स ई 5 तो 5 ही रहेगा। अब मेन यहाँ पे चैलेंज है तुम्हारे पास, तो ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये निकालो, सो हाफ, अच्छा x तो मैंने यूनिफॉर्म 0,10 दिया हुआ है, तो a प्लस बी बाई 2 उसका मीन होता है 5 आ जाता है, 5 प्लस 5 10 प्लस, अब ये निकालो, ये कैसे निकालोगे, x माइनस, मॉड क्या फॉलो करेगा 0.5, तो 0.5 का मीन कितना होगा, तो कितना आ गया ये 12.5/2, हाँ लगाया, हाँ है ना, तो इससे करोगे तभी आंसर वही आएगा, सो ये भी वही है, सो ठीक है जी। तो
तो ये एक तरीका था, एक तरीका ये था, यहाँ 6.25 आया और ये एक फॉर्मूला आता है मैक्स मीन का। सो मैक्स का ये, अगर इसी तरीके से मीन का भी निकाल सकते हो तुम लोग। सो मीन ऑफ x, 5 हाफ x प्लस 5 माइनस मोड में x माइनस, तो ये है, तो इससे भी आ जाएगा ये मैक्स का, जैसे मैंने निकाले अभी। तो यहाँ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है यहाँ पे, तो वो यूज किया है, तो मीन वेरिएंस आ जाएगा। जैसे मैंने मीन और वेरिएंस मैक्सिमम का निकाला है, सिमिलर तरीके से आप मिनिमम का निकाल लीजिए, हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांसपोज पे, सीडीएफ। ठीक है, तो बाकी ये वाले पार्ट ये गलत था जो बताया था पहले, ठीक है ना। तो ये EZ निकाल देना, क्या है देख लेना। वेरिएंस हमारा क्या 6.25 तो नहीं आया था, वेरिएंस तो किसी ने सही नहीं बताया, वही कहीं निकाला मैंने 2 पॉइंट समथिंग आया, ये भी चेक कर लेना। एनीवे, तो ये 4 पार्ट आप लोग कर पाओगे। अब 2 पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया है y के लिए, तो बाकी 2 पार्ट आप खुद से ट्राई कर लो, और ट्राई जरूर कर लेना, ये नहीं कि हो जाएगा कर लेंगे फिर एग्जाम के बाद रियलाइज हो कि नहीं आता है, और ऐसा होता है ना। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे कैसे आप श्योर हो कि आपको आता है, सॉल्व करके देख लो अगर आता है तो। ये सॉल्व करके देख लोगे आंसर आना चाहिए क्या आ रहा है। अब मेरे को पहले 2 पार्ट सॉल्व करता हूँ। सो नाउ मुझे चाहिए CDF, है ना। सो मुझे CDF चाहिए y का और CDF चाहिए z का। तो यहां से क्या करते हैं, y है मैक्सिमम x, 5, z है मिनिमम x, 5। अब इसका मुझे CDF निकालने हैं, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल CDF अप्रोच लगाता हूँ, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा, और तो चलो मैक्स का ही CDF निकाल देता हूँ। सो y इज मैक्स ऑफ x, 5। अब देखो x का जो सपोर्ट था वो 0 से 10 था, तो मुझे बताओ y का सपोर्ट क्या होगा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। y का रेंज क्या, x है ना, मैक्सिमम है ना, तो 5 से 10 तक आएगा, तो y का सपोर्ट आ गया 5 to 10। अच्छा आप 5 इंक्लूड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ 5 तो इंक्लूड करना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो अब जैसे है 10 इंक्लूड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, 10 इंक्लूड क्यों होगा ऐसे, x की वैल्यू 10 अगर नहीं है तो y की वैल्यू 10 हो सकती है। मान लीजिए x कैन नॉट अटेन वैल्यू 10, देन कैन y अटेन वैल्यू 10, क्योंकि हमने ओपन लिया हुआ है, अगर यहाँ पे इनक्वालिटी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर आप इक्वलिटी लगा देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर 5, ये वैल्यू 5 कब होगी, x और 5 में मैक्सिमम 5 कब आएगी, ये x और 5 का मैक्सिमम 5 कब होगी, x 0 से 10, x 0 से 5 होगी तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। हमने ये डिफाइन किया था ना, हमने इसका डेफिनेशन अभी लिखा भी था। सो हमने इसका डेफिनेशन लिखा था ना यहाँ पे कि या तो x होगी या 5 होगी, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। तो कब x मैक्सिमम है, कब 5 मैक्सिमम है, तो 5 मैक्सिमम तभी होगा जब x की वैल्यू 5 से कम होगी, ये है। इक्वलिटी लगाना तो लगा लो, ना हटा दो, x तब होगी जब x 5 से ज्यादा है, 10 तक इक्वलिटी लगाना, यहाँ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो वैसा है। सो ये एक, तो मैं पूछ रहा हूँ कि y 5 कब होगी, ये 5 कब होगी जब x 0 से 5 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x तो यूनिफॉर्म 0,10 था, मतलब पीडीएफ मैंने दे रखा है 1/10 dx 0 to 5, तो ये आपका 5/10 जो कि 1/2 आ गया। अब पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या डेफिनेशन है ना, आपको याद होगा, अगर मैं लिखता हूँ y is continuous random variable if and only if probability y is equal to y is 0 for all y belongs to R, ये continuous random variable का डेफिनेशन है। तो y बराबर 5 पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आई है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि y is not a continuous random variable, ठीक। डिस्क्रीट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, बट यहाँ ये श्योर हो गया कि y कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे ना ये वाला पार्ट निकाला हमने, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, सो दैट्स वाई। एनीवे, तो अब मैं आगे आता हूँ। तो अब मैं y के CDF से स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा यहाँ जो स्मॉल वाई ले रहा हूँ अभी मैं, सो दैट स्मॉल वाई जो मेरा स्मॉल वाई है दैट इज बिटवीन 5 टू 10 के बीच है अभी, ठीक है। सो उसका कोई इशू नहीं है, आप ये भी ले सकते हो, तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सपोर्ट है ना, इसका सपोर्ट तो 5 से 10 में ही है, यहाँ हमने कहा आपको सपोर्ट तो 5 से 10 में ही, तो सपोर्ट पे निकाल रहा हूँ मैं। अब बताओ, देखो यहाँ मैं यूज करूंगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो बेस थ्योरम जो हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी में कवर किया था। तो यहाँ पे दो पार्टीशन लेंगे हम, ये इवेंट E1 है, दिस इज इवेंट E1 एंड दिस इज इवेंट E2, ठीक है। तो इसका नाम मैं E2 रख रहा हूँ, इसका नाम मैं E1 रख रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज अ कैपिटल A। तो आप लोग याद होगा मैं टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करता हूँ। सो जो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि यही पे लिख देता हूँ, ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A I फ्रॉम 1 to N, और फर्दर इसी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI I फ्रॉम 1 to N, ठीक है। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं भी ये वाला पार्ट यूज करूंगा, है ना। सो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो ए है मेरा y लेस देन इक्वल टू y, और इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा ना, इसको ब्रेक करेंगे तो E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A। सो यहाँ मैं अगर इसको लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 0 एंड 5, और प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 एंड 10। कहाँ इक्वलिटी लगाना देख लो, जहाँ लगाना कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ लगा दो। सो अब बताओ, अच्छा y मेरा क्या था, सो y इज एक्चुअली, ठीक है अभी देखो, सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, अच्छा x जब 0 से 5 में है, जब x 0 से 5 के बीच है ना, तुम जाओ तो यहाँ इक्वलिटी लगाओ, यहाँ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो। सो जैसे इसके हिसाब से लिख रहा हूँ इसीलिए, सो x जब 0 से 5 में है तो y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू 5 है ना, जब x 0 से 5, इसलिए मैंने ब्रेक किया कि मुझे y के जगह पे x लेना है कि 5 लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये x डिसाइड करेगा। तो इसलिए मुझे पार्टीशन करना पड़ा कि 0 से 5 में y के प्लेस पे मुझे 5 रखना पड़ेगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन यहाँ है x बिटवीन 0 एंड 5 प्लस प्रोबेबिलिटी, इसका और भी तरीके हैं, ठीक है अभी इससे करके देखता हूँ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये कैपिटल Y जब x 5 और 10 में है, जब x की वैल्यू 5 और 10 के बीच है, तो जब यहाँ x मैंने 5 और 10 के बीच ले रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो x जब 5 से 10 के बीच है तो y x के इक्वल है, सो x लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 एंड 10, इंटरसेक्शन है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब बताओ यहाँ से आपको डिसाइड करना है, हमने y 5 से मोड़ दे रखा है, तो ये एक्चुअली y बोल रहा है मोर देन इक्वल टू 5 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे क्या होता है ना, कोई स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब वो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट एम्प्टी सेट होगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटकम्स मिलेंगे वो एम्प्टी सेट आएगा, और जो उसके यहाँ एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स, तो ये एक्चुअली इसके करस्पॉन्डिंग ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, वाई मैंने 5 से 10 में लिए हैं, दिस इज ओके। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आगे, तो आगे मैं लिखूंगा ये ट्रू स्टेटमेंट है, सैंपल स्पेस है, सो ये समझ लो ओमेगा इंटरसेक्शन दिस, सो सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन ये एक इवेंट है, इवेंट ई, सो ओमेगा इंटरसेक्शन ई क्या आता है, सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन सब इवेंट, अरे इंटरसेक्शन है यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन जो छोटा वाला सेट होगा वही आएगा ना। सो ये आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ x जो है 5 से 10 के बीच है, ध्यान से देखो। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा y 5 से 10 में है, तो ये x जो y से कम है, क्या समझ नहीं आ रहा पूछो,
जी, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब ट्रू स्टेटमेंट होगा, ट्रू इन द सेंस ये जो हमें पहले पता था ना वही चीज है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको मुझे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये फाई होगा। अगर फॉल्स स्टेटमेंट होता तो मैं एम्प्टी सेट कंसीडर करता उसके करस्पॉन्डिंग आउटकम को। तो करस्पॉन्डिंग आउटकम को यहाँ पे मैं सैंपल स्पेस कंसीडर किया मैंने, ठीक है ना। ये है, तो इसकी ये वजह थी। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, वाई मेरा 5 से ज्यादा इसीलिए। हाँ जी जी जी। तो मेनली मुझे एक्स में ही लाना है, तो वाई तो हटाना ही था। या तो ये ट्रू होता या फॉल्स होता। तो ये चूंकि वाई 5 लेस देन वाई मोर देन, यहाँ पे वाई मोर देन 5 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से। ये कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस के इक्विवेलेंट है ये। अब आगे मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम ढूंढूंगा तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। ये जैसे हम x बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी निकालते तो हम क्या देखते हैं कि सैंपल स्पेस में x को 2 रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से आउटकम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग सारे आउटकम ओके होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ डिसाइड करना है x लेस देन इक्वल टू वाई है और x 5 से 10 के बीच है। तो यहाँ मुझे x कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहिए? और y मेरा क्या है? y 5 से 10 में ही है, तो एक ही बात तो कह रहा है वो, लेकिन लेस देन y कह रहा है ना। तो यहाँ बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे क्या लिखना चाहिए? आप लोग सोच के बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू वाई और x बिटवीन 5 एंड 10, इन दोनों का इंटरसेक्शन सोच के बताओ कहाँ से कहाँ तक लिखूं मैं? x से 10 तक होगा। x नहीं, अच्छा सोचो, चलो मैं बोल देता हूँ। हमने स्मॉल y लिया हुआ 5 से 10। चलो एग्जांपल के लिए मान लो स्मॉल y की वैल्यू 6 है। सोच के बताओ। सो स्मॉल y 6 है, तो ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 एंड 10। इंटरसेक्शन क्या आएगा? हाँ, तो अब बताओ। तो मैंने y को 6 फिक्स किया, तो उससे एक आइडिया ना, एग्जांपल लेने से एक आइडिया मिल जाता है हमें, गलती करने के चांसेस कम। हाँ अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना तो। x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो पता नहीं क्यों इक्वलिटी के चक्कर में पड़े जाते हो। x तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तुम इक्वलिटी लगाओ नहीं लगाओ क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई। हाँ, सो मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें डिसाइड करना है y कोई 5 से 10 के बीच का नंबर, एग्जांपल में 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें डिसाइड करना है इंटरसेक्शन क्या होगा। तो यहाँ 5 से ज्यादा होगा और y से कम होगा। इक्वलिटी लगाना चाहो लगा लो, हटाना चाहो हटा दो। x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इक्वलिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा है मैंने कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन कि y कॉन्टिन्यूअस होगा तो ऐसा होगा, अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो ये है। तो इक्वलिटी से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इक्वलिटी में प्रोबेबिलिटी जीरो होती है क्योंकि x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसका इंटरसेक्शन आ गया x बिटवीन 5 एंड y। अब ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं क्या? x यूनिफॉर्म 0 10 था, मतलब x का पीडीएफ दे रखा है मैंने आपको। तो x का जब मैंने पीडीएफ दे रखा है, तो पहले तो ये बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये हो गया 0 से 5 1/10 dx, और ये हो गया 5 से y 1/10 dx। मैं और काम ओके okay. कहाँ पे बोलना चाह रहे तुम? टेन कमा वाई, तो वाई तो हमेशा 10 से कम लिया हुआ है हमने, तो वाई आएगा है ना। हाँ वही चीज है, तुम सोच रहे हो वही। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो ये है, इधर है लेट्स से 5, इधर है 10, बीच में है वाई। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू y से कम होगी, और नेक्स्ट बोल रहा है x 5 और 10 के बीच में होगी। तो मैं पूछ रहा हूँ इंटरसेक्शन क्या है, तो यही तो है इंटरसेक्शन 5 से y। तो ये तो लिखा हमने 5 से y। अब ये इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ 0 से 5, 5 से y। तो
यहाँ से आ गया 1/2 प्लस, so y/10 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा ये y/10, चेक कर लो। प्रोपर ने प्रूव देखो, दूसरा तरीका भी है इसका। सो अभी मैं वापस आता हूँ। सो हमने क्या किया, y मेरा 5 से 10 था, मैंने प्रूव किया सी डी एफ ऑफ y y/10 आएगा। कब? जब y 5 से 10 है तब। कुछ पूछना है किसी को? तो यहाँ से अब आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ये व्हाट इज आंसर। तो अभी मैंने y को लिया था मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5, तो सी डी एफ ऑफ y मैं अब ठीक से लिख देता हूँ। तो इसमें सपोर्ट इसका जो है y का, y लेस देन 5, y मोर देन इक्वल टू 5, लेस देन 10, y मोर देन 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y/10 और ये हो जाएगा 1। अब तुम ये देख के बताओ, इस सीडीएफ को देख के बताओ, ये डिस्क्रीट का सीडीएफ है, कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ है या मिक्स का सीडीएफ है? भाई तुम्हें अभी 4 बार मैं बता चुका हूँ आज ही ये क्लास में, ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, फिर भी सोच के ग्राफ बना के देखो। तुम लोग दिमाग काहे नहीं लगाते हो? सो ये 0 है, इधर मान लो 5 है, इधर 10 है लेट से। तो x जब 0 से 5 में है तो वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 5 में है तो सीडीएफ 0 है, ये 0 है ना। और 5 पे y/10 है, तो 5 रखूंगा 1/2, तो यहाँ पे जंप है तो ये इंक्लूडेड है। अब ये जाएगा आगे यहाँ तक, ये यहाँ 1 है, और 10 रखेंगे मैं, 10/10 1 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड हो गई। तो ये ग्राफ है, ये किसका, इस तरह का सीडीएफ किस रैंडम वेरिएबल का होता है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 5 पे जंप है, इसका मतलब 5 पे डिस्क्रीट है, मतलब 5 पे मास है। सो ये है ना। तो अभी कुछ देर पहले तुम लोग बिना सोचे समझे बोल देते हो कॉन्टिन्यूअस, यहाँ देखो ध्यान से जंप है कि नहीं। ये y/10 है तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल पे, तो ये कभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब किसी भी पॉइंट पे जंप ना हो, मतलब CDF of a continuous random variable is a continuous function on real number. This function is discontinuous on 5. Why? Because y पे जंप है ना, y बराबर 5, तो 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, 5 पे राइट हैंड लिमिट 1/2, सो 1/2 माइनस 0 1/2, तो यहाँ जंप है ना 1/2 का, तो ये जंप है किसी सीडीएफ में, तो कभी कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ हो ही नहीं सकता। अगर, और चूंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है तो ये कभी डिस्क्रीट नहीं हो सकता। डिस्क्रीट का सीडीएफ हमेशा कांस्टेंट फंक्शन रहता है, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, स्टेप फंक्शन बोलते हैं ना इसको हम लोग। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की वजह से दिस कैन नॉट बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जंप होने की वजह से दिस कैन नॉट बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो द थर्ड ऑप्शन इज द मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो दिस इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, सो y इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, मतलब नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस है, ना तो डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है। तो ये आपका सीडीएफ आ गया y का। सो ये भी मैंने मैक्सिमम के लिए काम किया है। सिमिलर वर्क यू कैन डू फॉर द मिनिमम। करके देखो जरा, मिनिमम का सीडीएफ बताओ मुझे कोई, आराम से ट्राई करो। जैसे मैंने मिनिमम का किया, ये रेफरेंस है, आप सेम चीज मैक्सिमम के लिए करो। मैं भी सॉरी, मैंने मैक्सिमम के लिए किया, आप सेम चीज मिनिमम के लिए करके देखो, क्या आंसर निकाल पाओगे? ट्राई करके देखो, फिर मैं करता हूँ मिनिमम के लिए भी सीडीएफ निकाल देता हूँ एटलीस्ट, ताकि आपको ये समझ आएगा आप जो निकाल रहे हो वो सही है कि गलत है। सो पहले आप लोग खुद ट्राई करके मुझे बताओ, जैसे मैंने मैक्सिमम के लिए किया है, यू सिमिलर वे यू ट्राई फॉर द मिनिमम। तन्मय माइक म्यूट कर लो, ट्राई करो, फिर आंसर बताओ सब लोग।
ए दिस तो मिनिमम x5 का मिनिमम x कब होगा, जब x मिनिमम x कब होगा, है ना, मिनिमम 5 कब होगा, जब x 5 से ज़्यादा होगा, तभी तो मिनिमम 5 आएगा। और x कब होगा मिनिमम, जब x 0 से 5 के बीच होगा, है ना। तो ये हमें खुद डिसाइड करना, याद नहीं करना, डिसाइड लॉजिकली कि x5 में 5 लार्जर कब होगा, जब x छोटा होगा। अच्छा, 5 छोटा कब होगा, जब x लार्जर होगा, तो x लार्जर होगा। x छोटा कब होगा, 5 लार्जर होगा, इस तरह से। ओके, बताओ भाई, बाकी किसी का नहीं निकला क्या। देखो, तो पहले तो बात, मेरा x जो है 0 से 10 में है, तो मुझे बताओ z का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ z, मतलब z का सपोर्ट क्या होगा, z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, है ना, क्योंकि मिनिमम वाला है। तो z 0 से 5, तो ऐसे ही दिख रहा है, ये आंसर गलत है ना। अगर सपोर्ट 0 से 5 है तो यहाँ 0 से 5 होना चाहिए। तो जो z है आपका वो 0 से 5 में है, तो पिछले बार सपोर्ट 5 से 10 में था, तो मैंने 5 से 10 में निकाला। तो मेरा z, अच्छा 5 इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा, तो ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू 5 कब आएगी, क्वेश्चन ये है। सो मतलब ये क्वेश्चन है कि मिनिमम ऑफ x कॉमा 5, ये 5 कब होगी। सो x और 5 में मिनिमम 5 कब है, z 5 कब है, जब x 5 से 10 के बीच में आएगा ना। z की वैल्यू 5 कब है, मैं पूछ रहा हूँ z 5 कब है, तो z 5 कब है, जब x 5 10 के बीच है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, z बड़ा 5 यहाँ से तब होगा जब x की वैल्यू 5 से 10 में होगी। और ये चूंकि पीडीएफ दे रखा है आपको, सो ये आप 1/10 को इंटीग्रेट कर दो 5 से 10 में, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एट 5 1/2, इसने 5 इसका कहीं है ही नहीं इसमें, तो ये गलत है ना। बताइए ठीक से आंसर बताइए बाकी लोग। सो जेड यहाँ अगर तुम यहाँ 5 कर दो तो आई थिंक ये ओके हो जाएगा, 5 ओके हो जाएगा। और अगर जेड मोर देन इक्वल टू 5 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 5 कर दो तो सही हो जाएगा, आई थिंक ये ओके हो जाएगा। देखो, फिर पिछले वाला जो मैं लिखा आंसर 5 2 वो था ना, मैं समझना पड़ता है क्या है। कैसे आएगा, तो मेरा जेड का रेंज 0 to 5 है, मैं सिमिलर वे में सॉल्व करूंगा, देखो करता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरीएफ निकालते हैं जेड का। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, सो मिनिमम ऑफ x कॉमा 5 लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, ये है। तो यहाँ से आ जाएगा, अब आपको फिर से, अब ये मिनिमम x होगा कि 5 होगा, कैसे डिसाइड होगा, तो ये इस बात पर डिसाइड होगा कि x 0 से 5 में है या 5 से 10 में है। तो फिर से मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी। सो आई कैन राइट दिस एज मिनिमम ऑफ x कॉमा 5, ये लेस देन इक्वल टू z है ना, इंटरसेक्शन x बिटवीन 0 to 5, है ना, देख लो 5 कहाँ इक्वलिटी लगाना है, इंटरसेक्शन दूसरा पार्ट, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं इसको, एंड प्लस और मिनिमम ऑफ x कॉमा 5 लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 and 10।
तो सपोर्ट में 5 तो है ही, इसका 5 यहीं लगा लो, कहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ भाई। सो अब जब x 0 से 5 में है तो मिनिमम क्या होगी, x ही आएगी क्योंकि 5। सो ये x लेस देन इक्वल टू z हो जाएगा, इंटरसेक्शन x बिटवीन 0 एंड 5। अच्छा मेरा z का रेंज क्या है, 0 से 5 है, ये z का रेंज है। जो सपोर्ट मैंने पहले डिसाइड किया कि रैंडम वेरिएबल का रेंज या सपोर्ट क्या होगा, पहले ये डिसाइड किया, प्लस यहाँ मिनिमम x5, तो यहाँ मेरा x 5 से 10 में है, तो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है या 5 से 10 में है, तो मिनिमम क्या आएगी, तो मिनिमम यहाँ पे 5 आएगी। 5 लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 टू 10। अब मेरा z क्या था, 0 से 5 में था, और ये बोल रहा है z 5 से ज़्यादा है, ऐसा बोल रहा है ना ये, समझो। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। मेरा जो z है वो 5 से 0 5 के बीच है, और ये कह रहा है z 5 या 5 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो ये फॉल्स है एक्चुअली। और मैंने उस समय क्या कहा था, जब स्टेटमेंट ट्रू है तो किसके इक्विवेलेंट है, सैंपल स्पेस के, और जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो किसके इक्विवेलेंट है, एम्प्टी सेट के। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन समथिंग है ना, एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट हो गया, तो ये 5 0 हो जाएगा, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो दिस इज द एम्प्टी सेट 0, मतलब एम्प्टी सेट समथिंग एम्प्टी सेट, तो ये प्रोबेबिलिटी ये वाली 0 है। भाई तुम लोग पता नहीं सो रहे होते हो क्या, अभी यहाँ पे जब मैं करवा रहा था, देखो यहाँ क्या लिखा है, जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो किसके इक्विवेलेंट है वो, रुक जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कहा था, तो हमने यहाँ पे लिए थे कि y हमारा इस क्वेश्चन में क्या था, y हमारा 5 से 10 में था, और इसने कहा था y 5 से ज्यादा या इक्वल है, तो ये ओके था, ट्रू स्टेटमेंट था। अरे भाई तो यही तो चीजें हैं, तुम्हें एक चीज समझ आ गई, दूसरी क्यों समझ नहीं आ रही है, इसमें क्या समझ नहीं आ रही, बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम। ये ट्रू है कि फाई इंटरसेक्शन ई कितना होता है, तुम वहां कह रहे हो समझ आ गया तुम्हें, जो मैं अभी तुम्हें दिखा रहा था ट्रू फॉल्स, तुमने कहा वो मुझे समझ आ गया। एक तो पता नहीं, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कब क्या होगा तो वो तुम्हें समझ आ चुका है, यहाँ पे आकर तुम्हें वही समझ नहीं आ रहा है। मैं वहाँ क्या लिख दिखा रहा था तुम्हें, वहां पे दो चीजें दिखा रहा था ना, कि ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई स्टेटमेंट ट्रू है इसका क्या मतलब वहां पे। हाँ फॉल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हाँ तो ये, अब मेरा जेड का रेंज क्या है, और यहाँ जेड क्या बोल रहा है ये, तो ये क्या जेड जेड 5 ज्यादा हो सकता है, और इक्वल टू 5 पे प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी, तो उसको कहने का मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कहने का ये मतलब मैं बोल रहा हूँ। मे बी वो कॉमन 5 है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जेड 5 से ज्यादा नहीं होगा, क्लिप पॉइंट पे तो हम उसको रिमूव करना है। और ऐसे भी जेड 5 कब होगा, जेड 5 हमारा कब था यहाँ पे, जेड की वैल्यू 5 कब थी, जब 5 से 10 था ना, ओके तो वो तो हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने वो अलग से निकाल रखा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, बोलो। तो क्या आएगा, जेड मोर देन 5, ये एम्प्टी सेट मान लो अभी, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन इवेंट ई, सो 5 इंटरसेक्शन ई कितना होगा, तो कहाँ डाउट है बताओ, 5 की प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए 0 आया ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू जेड है, और z मेरा 0 से 5 के बीच है अभी, और x, यहाँ तो हम स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी लगा सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हम लोग मेनली क्या लिखते हैं, या तुम स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी लगा सकते हो, क्योंकि हम सीडीएफ लिखते हो राइट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे इक्वलिटी लगाना जरूरी है, राइट साइड में लगाना जरूरी नहीं है ना। तो ये 0 से 5 अभी समझो, जेड तुम्हारा स्ट्रिक्ट 0 टू 5 के बीच, ये जो मैं सीडीएफ निकाल रहा हूँ, जेड 0 से 5 स्ट्रिक्ट है उस पर निकाल रहा हूँ। तो अब बताओ यहाँ से, ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू जेड है, ये कह रहा है x 0 से 5 में है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ वैसे ही डिसाइड करना है।
0 टू जेड क्या है मेरा, जेड 0 से 5 के बीच का एक नंबर है। तुम लोग कैसे तुक्का लगाते रहते हो भाई बिना दिमाग लगाए। एक्स लेस देन जेड है, सो एक्स जेड से कम है। दूसरा कह रहा है एक्स 0 और 5 के बीच है, दूसरा कह रहा है 0 और 5 के बीच है। तो बताओ इंटरसेक्शन क्या है, 0 टू जेड, सो 0 टू जेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें अब पीडीएफ दे रखा है ना, 1/10 dx 0 टू यहाँ इंटीग्रेट करना है जेड तक, ये कितना आया z/10। सो हो गया देखो अब। सो फाइनली हमने कैलकुलेट किया CDF की वैल्यू जब z 0 से 5 में, तो ये आ गया। तो अब मैं जब इसका CDF लिखूंगा, CDF ऑफ z, तो ये z/10 फिर से वही z/10 आई जब z मोर देन 0 लेस देन 5 होगी, और ये 1 हो जाएगी जब z मोर देन इक्वल टू 5 होगी, और ये 0 होगी जब z हमारा लेस देन 0 है ना। तो पिछले वाला डिफरेंस क्या आया था, सो देख लो डिफरेंस क्या आया था। ये मैं z मैंने लिया था मिनिमम ऑफ x, 5, ये था मेरा z। हाँ, ये मेरा y था मैक्सिमम है ना, y जो मैंने लिया था मैक्सिमम, तो CDF ऑफ y निकल के आया था 0, y/10 1। सो कब, जब y लेस देन 5 था, मोर देन इक्वल टू 5 लेस देन 10, y मोर देन 10 मोर देन इक्वल टू 10, ये डिफरेंस है ना। तो ये निकल के आया कि z मेरा मिनिमम xy है तो ये CDF है, y मेरा मैक्सिमम xy है तो वो CDF है ना। और दोनों से तुम अगर जंप देखोगे तो z/5, तो मैंने बताया था CDF एट 5 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5। तो यहाँ 5 एग्जैक्टली 5 पे 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ रही है। यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 क्या होगी, तो यहाँ भी होगी CDF एट 5 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5। तो CDF एट 5 इक्वल कहाँ यहाँ पे लगा हुआ है 1/2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0, तो यहाँ भी 1/2। तो ये हमने अलग से निकाले थे, बस वेरीफाई कर रहा हूँ। हमने अलग से आपको दिखाया था कि z/5 हाफ आएगा, y/5 हाफ आएगा, वो आप CDF से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। किसी को डाउट है बताइए। तो ये थोड़े से आपको प्रैक्टिस करना होगा इस तरह क्वेश्चंस के लिए, और भी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ये सब असाइनमेंट में इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मीन मैक्स वाले कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टेस्ट में भी मिलेगा, PYQ में भी आया हुआ है। ठीक है जी। तो फाइनली हमने अभी क्या किया, एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें पूरा टाइम खत्म हो गया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन था है ना, दिस वाज द क्वेश्चन, 6 पार्ट थे। तो मैंने है ना ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, ये वाला सॉल्व किया है, फिर ये किया था, ये किया था। बाकी ये दो पार्ट बिल्कुल सेम ही है, जैसे थर्ड फोर्थ था वैसे ही 5 6। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। मुझे अब तक टाइम निकल गया है ना। चलिए, सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम बहुत सारा था लेकिन हम किया नहीं आगे हमने, है ना, ये सब सॉल्व कर रहे थे, बीच में याद आ गया था। कौन सा PDF, ये ऑलरेडी है ड्राइव में ही तो है। अरे तो व्हाट्सएप तुम भी भेज सकते हो, कोई भेज सकता है ना, भेज दो तुम भी सकते। कहाँ दिक्कत है, रोज खोल रहा हूँ मैं, तुम्हें पता है। एक फोल्डर है गेट ST ईयर वाइज, उसके अंदर है ये। ठीक है, इसको अगले क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा अभी। तो अगले क्लास में या तो मैं थ्योरी करा देता हूँ फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये सब क्वेश्चंस तो आउट ऑफ रेंज है, ये तो अभी देख ही रहे थे हम, तो वही वापस आ गए क्या हम। तो ये तो अभी सॉल्व किया था हमने, ये वाला अभी थोड़ा सा स्किप करो, कैसे आ गया था, इधर चले गया था। तो ये है ना, यही मैथ्स देख के मुझे याद आया था क्वेश्चन, तो ये अभी पढ़ेंगे, ज्वाइंट का है। तो जैसे मैक्स मीन पता ना, ये सब है ना, ये तो हमने क्लास में उस दिन सॉल्व किए थे, रिसेंटली भी सॉल्व किया था हमने। ये रिग्रेशन का है, रिग्रेशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे ढूंढ सकते हो आप। ये सब मुझे एक बार थ्योरी करा देता हूँ, तो अगले क्लास है ना, पहले मैं थ्योरी कराता हूँ, सब बाद में करेंगे। सो अगले क्लास में जो कल आपकी क्लास होगी उसमें मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा।
तो अभी हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, इसके ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया है। और अभी कल भी क्लास प्रॉब्लम कराए थे, आज भी प्रॉब्लम कराया था, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये सब भी पार्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल ही है। तो यहाँ से तो जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, दो रैंडम वेरिएबल एक साथ। तो अभी अगले क्लास में मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ, सो दैट क्योंकि वो इसके बिना ना, क्योंकि ये डायरेक्ट इस पर डिपेंडेंट है, तो मतलब ये स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मेनली जानना है कि बाय बर्नौली होता क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये कल मैं ये डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो कल जो क्लास होगी आपकी, मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। अभी तक हमने बस इतना किया है, ये वाला पैराग्राफ किया, कल हमने ये डिस्कस करना है, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अभी पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो है ना, यहाँ पे ज्वाइंट है तो डबल इंटीग्रेशन आएगा, तो ये है ना। अभी तक यहाँ से यहाँ तक इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी था, सिंगल रैंडम वेरिएबल, फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। अब यहाँ से मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो है ना, ये हो जाएगा, फिर यहाँ लिमिट थ्योरम्स हैं। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये कंप्लीट करके एक मैथ्स का पोर्शन करा दूंगा, ठीक है। तो अभी स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। तो 12 बजे तक डाउट क्लास होगी।